गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपने टॉपिक डिस्कस किया था और वो था हाइब्रिडाइजेशन, और उसके कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको सोल्व करने को दिए थे। उम्मीद है आपने एग्जाम्पल अच्छे से सोल्व किए होंगे। जिन बच्चों ने नहीं किए तो यही एग्जाम्पल थे वो सारे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, और इनको मैं अभी आपको दोबारा से सोल्व करवाता हूँ। इसमें कुछ नए एग्जाम्पल मैंने ऐड किए हैं, और वो कौन से हैं यहाँ से देखो आप। ये इतने 5-6 एग्जाम्पल हैं, ये मैंने आपको ऐड किए हैं यहाँ पर। और ये क्यों किए हैं? क्योंकि अभी तक अपनों ने जितने भी एग्जाम्पल सोल्व किए थे वो सभी कंपाउंड्स के एग्जाम्पल थे। किसके एग्जाम्पल थे? कंपाउंड्स के। तो जब अपने फॉर्मूला नोट करते हैं उसमें लास्ट में अपने फॉर्मूले में लिखते हैं प्लस माइनस चार्ज। तो यहाँ पर अभी तक ये इतने जो 13 एग्जाम्पल है, इसमें आपको कोई भी एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिला जिसमें आपको क्या मिला था, क्या होना चाहिए, चार्ज। अब यहाँ पर ये देखो 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल अपने ऐसे सोल्व करेंगे जिसमें आपको चार्ज भी मिलेगा। मतलब ये जो हैं ये आयंस फॉर्म में हैं। ये स्पीसीज किस फॉर्म में है? आयंस फॉर्म में। और ये जितनी भी स्पीसीज हैं ये किस फॉर्म में मिलेंगे आपको? ये मिलती हैं आपको कंपाउंड की फॉर्म में। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तरीका वही रहेगा, थोड़ा सा अपनों ने प्लस माइनस जो चार्ज है उसको और ऐड करेंगे। और वो कैसे करेंगे उससे पहले अपने क्या करते हैं, इनमें से कुछ एग्जांपल करते हैं, दोबारा से करते हैं। इसको चेक करो, देखो फॉर्मूले लिखते हैं अपने। सबसे n की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी आपको, अगर ध्यान है तो। n क्या होता है? n की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, प्लस FCl Br या I/H प्लस माइनस चार्ज। प्लस माइनस क्या लिखा था अपनों ने? चार्ज अपॉन में ये वैल्यू थी 2। तो देखो ये अपने पास कुछ इतने से एग्जाम्पल हैं, इसको अपने सॉल्व करते हैं और एक बार दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले अपने को n की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। जब n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं फिर उस हिसाब से अपने बताते हैं कि भाई जो भी सेंट्रल एटम है वो कौन से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। तो देखो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल PCl5 का। इसमें सेंट्रल एटम क्या है? P। तो देखो सबसे पहले अपने n कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर अपने ये था नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। अब यहाँ पर वैलेंस सेल का जो एटम है वो कौन सा है? P के जो सेंट्रल एटम अगर इसको माने अपने, और इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने होते हैं, वो कैसे करने होते हैं वो मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, S ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है, तो उसमें जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं सब में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। किस में? वैलेंस सेल में। अगर S ब्लॉक का सेकंड अपने ग्रुप ले रहे हैं तो उसमें 2 एटम मिलेंगे अपने को। और अगर फिर चलते हैं अपने आगे P ब्लॉक पर, P ब्लॉक का अगर 13th ग्रुप ले रहे हैं तो जैसे 13th 14th 15th 16th 17th और 18th ग्रुप अगर अपने लेते हैं तो उनमें कंटिन्यूस कौन कौन से कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं? 13 में 3, 14 में 4, 13 में 3 और 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6 और 17 जो ग्रुप होता है हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, जिसको उसमें 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं वैलेंस सेल में। और लास्ट जो इनर्ट गैसेस का ग्रुप है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं वैलेंस सेल में। तो देखो ये है P, और P जो होता है वो ऑक्सीजन ग्रुप का है, मतलब 16th ग्रुप का है। तो इसमें आपको ये है 15th ग्रुप का। 15th ग्रुप का है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे? 5 प्लस FCl Br I और H में से कुछ है क्या? बिल्कुल है। क्या है? Cl है। और Cl के कितने एटम प्रेजेंट हैं यहाँ पर? 5 एटम। तो अपने इसको कैलकुलेट करेंगे। प्लस माइनस चार्ज तो है नहीं, न्यूट्रल स्पीसीज है ये, तो न्यूट्रल स्पीसीज होती है उसको कंपाउंड बोलते हैं अपने। और वैल्यू मिली मेरे को 5। अब अगर n की वैल्यू 5 आती है तब अपने को ये चेक करना होता है कि अगर n की वैल्यू 5 है तो जो सेंट्रल एटम अपने को कैलकुलेट करना था, जिसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना था, वो कौन सी स्टेट में है। तो देखो अपने इसको बनाएंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन है ये। अब अगर आपको वो वैल्यू याद है
कि भी n की वैल्यू 2 होती है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, n की वैल्यू 3 होती है तो sp2 होता है, n की वैल्यू 4 होती है तो sp3 होता है, n की वैल्यू 5 होती है तो sp3d होता है, n की वैल्यू 6 होती है तो sp3d2 होता है और n की वैल्यू 7 होती है तो sp3d3 होता है। क्लियर? अगर वो वैल्यू याद है आपके बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो अब अपने क्या करेंगे, ये है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। इनको कैलकुलेट कर लो, जो वैल्यू आएगी वही n की वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे 1 तो है, s p की वैल्यू कितनी है 3, d की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पर अगर मैं एक बार लिख लेता हूँ, हालांकि लिखना नोट नहीं करना होता, आप वैसे ही आपको याद कराने के लिए, तरीका बताने के लिए लिख लिया मैंने। तो इसको ऊपर जो वैल्यू लिखी हो इसको कैलकुलेट कर दो और इसके इक्वल होना चाहिए 3, 4 और 5 हो गया। मतलब यहाँ पर ये n की वैल्यू और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। इसको मैं वापस हटा रहा हूँ यहाँ से, ऐसे लिखते नहीं होते, ये तो आपको समझाने के लिए बताया था। तो यहाँ पर अगर PCl5 एग्जाम्पल मिला अपने को और उसमें P का कैलकुलेट करना पड़ा हाइब्रिडाइजेशन, तो कौन सा मिला अपने को, sp3d। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं अपने। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, sf6 में कैलकुलेट करना है किसका, s का। अंडरलाइन किया हुआ मिलेगा आपको, n इज इक्वल टू s जो होता है उसके सेंट्रल एटम में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं वैलेंस सेल में, और उसके बाद यहाँ पर उनमें से देखो ये 5 स्पीसीज लिखी हुई है, इनमें से कुछ है क्या, हाँ जी है। क्या है, F, और F कितने हैं 6/2। आंसर मिला मेरे को 6 और ये होता है sp3d2। यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, 3 + 2 + 1 कितना हो गया, 3 + 1 4 + 2 = 6 आता है। तो n की वैल्यू और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। आगे थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं अपने। थर्ड एग्जाम्पल है IF7। n की वैल्यू कैलकुलेट करो। I जो होता है वो है हैलोजन एटम। कौन सा एटम है वो, हैलोजन एटम है और 17th ग्रुप का है। अगर 17th ग्रुप का कोई भी एटम मिलता है तो उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन मिलते हैं मेरे को 7। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 + 7 क्या है यहाँ पर, F है, अपॉन में 2 वैल्यू मिली मेरे को 7। जब 7 वैल्यू मिलती है तो sp3d3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन मिलता है अपने को। तो यहाँ पर अगर IF7 हो, और इसके अंदर एक नई बात बताने की ये है कि देखो ये जो I है इसके लिए तो अपनों ने ये वैल्यू नोट कर ली, कौन सी वैल्यू, ये वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स की। बट अगर आप देखते हो तो इनमें से FCl, Br, I और H, यहाँ पर अपने को F भी है और I भी है, तो दोनों को कैलकुलेट मत कर देना, ये ध्यान रखना। ये थोड़ा सा अलग टाइप का एग्जाम्पल है कि दोनों को कैलकुलेट करके यहाँ आप कहीं ऐसे लिख दो कि भी I जो है उसके सेंट्रल एटम या उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है 7। कितने मिले, 7, और उसके बाद 7 तो F है और 1 क्या है, I। तो 7 + 1 आप 8 मत लिख देना यहाँ पर। अगर लिखोगे तो क्या होगा, देखो 7 तो आगे इलेक्ट्रॉन्स और 8 आगे एटम्स। कौन से एटम, यहाँ वाले। तो इसको कैलकुलेट करो, 7 + 8 हो गए 15/2 करेंगे तो 7.5 आएगी वैल्यू, और उसका कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, दिमाग लगाना है आप लोगों ने कि भाई जो सेंट्रल एटम अगर अपनों ने ले लिया और अगर वही सेंट्रल एटम इन 5 स्पीसीज में से है तो उसको यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करेंगे, नंबर 2 पे जो वैल्यू रखते हैं उसको कैलकुलेट नहीं करना। एक आधा एग्जाम्पल और मिलेगा आपको, देखो 4th एग्जाम्पल देखते हैं, और वो है XeF6 है। इसके लिए n की वैल्यू कैलकुलेट करो। Xe क्या होता है, जीनोन होता है, और जीनोन क्या है, इनर्ट गैसेस। क्या है, जीनोन इनर्ट गैस, और इनर्ट गैस का ग्रुप कौन सा होता है, 18th ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, 18th ग्रुप। तो देखो इसके लिए अपने क्या करेंगे कि 18th ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे मेरे को वैलेंस सेल में 8 प्लस F की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6, इनमें से तो है ये रहा F और ये रहा, तो प्लस में 6/2 इज इक्वल टू क्या मिला मेरे को 14, आंसर मिला मेरे को 7, और जब 7 मिलता है तो sp3d3 एग्जाम्पल। क्लियर। उसके बाद 5 नंबर देखते हैं अपने कौन सा है,
XeF4 इसके तरह का ही है, वैसे ही करना है, इसको सिर्फ F की वैल्यू कम कर देना। उसके बाद 6 है XeF2, वो भी इसकी तरह ही अपने आप करोगे, यहाँ पर सिर्फ 2 लिख दोगे, एक बार 4 लिख दोगे, एक बार 6 लिख दोगे। तो मैं 5th एग्जाम्पल नहीं करवा रहा, मैं करवा रहा हूँ आगे 7th एग्जाम्पल IF5। 7th एग्जाम्पल करा रहा हूँ मैं IF5। तो अब देखो यहाँ पर I भी आ गया और F भी आ गया, सेंट्रल एटम कौन सा है, यहाँ पर I है, सेंट्रल एटम कौन सा है, I। इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, अगर वो इनमें से स्पीसीज में से कुछ हो तो उसको अपने कैलकुलेट नहीं करते, उसके क्या कैलकुलेट करते हैं, उसके सिर्फ और सिर्फ वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही कैलकुलेट करने होते हैं और कुछ भी नहीं कैलकुलेट करना। आगे देखो 7 प्लस I के सेंट्रल, अगर I सेंट्रल एटम लेते हैं और उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने मिलते हैं मेरे को 7, और F कितने यहाँ पर 5 है, तो वैल्यू लिख दो 5/2, और ये हो गया 7 + 5 12, और 6 जब आता है तो sp3 D2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन मिलता है अपने को। क्लियर। उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल 8th एग्जाम्पल देखते हैं, और ये है ClF3। क्या है, ClF3। अब ये भी एग्जाम्पल इस जैसा ही है, किसके जैसा, इसके जैसा, किसके जैसा, इसके जैसा, और ये अब इसमें सेंट्रल एटम क्या दिया हुआ है अपने को, Cl। कौन सा दिया हुआ है, Cl। तो Cl को इसके साथ कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ Cl के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही कैलकुलेट करने हैं, और वो कितने होते हैं 7 प्लस, अब देखो F की वैल्यू कितने यहाँ पर 3, और अगर आप इसको लिख देते हो साथ में 3 + 1 4 करके लिख देते हो तो ये तो हो गए 11 में अब हम 2 को डिवाइड करते हैं, 11 से में 2 से डिवाइड करते हैं 11 को, तो वैल्यू मिलती है मेरे को 5.5, तो 5.5 तो कोई हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं। क्लियर। तो यहाँ पर F की वैल्यू कितनी मिली मेरे को 3/2 10, और 10 यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, तो sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन मेरे को मिलता है। आगे देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपने। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है चेक करते हैं। देखो आगे ये कर लिया अपनों ने, आगे नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर एग्जांपल SF4। कौन सा एग्जांपल है SF4। एन के वैल्यू कैलकुलेट करो, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, और इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है S। यहाँ पे मैंने सब जगह सेंट्रल जो एटम है उसको अंडरलाइन किया हुआ है। क्लियर। एन के लिए S की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो S की वैल्यू आती है कितनी 6 + 4/2 10 5 का मतलब क्या होता है sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपने 10th एग्जांपल, और वो है PCl3। PCl5 मैंने आपको करवा दिया, और PCl3 वैसे का वैसा है, सिर्फ Cl की वैल्यू ही चेंज करनी है, अपने आप करोगे। उसके बाद देखो 11th एग्जांपल करवाता हूँ मैं, और वो है CCl4। सेंट्रल एटम है यहाँ पर कार्बन, तो N के लिए अपने कार्बन की वैल्यू लिखते हैं, और कार्बन के क्या लिखेंगे अपने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन नोट करते हैं, तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन मिलते हैं मेरे को 4 + 4/2, आंसर मिला मेरे को 4, और 4 जब आंसर होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 टाइप का। क्लियर। उसके बाद ये दोनों एग्जाम्पल एक जैसे हैं, इनमें से एक करवा दूंगा, दूसरा अपने आप कर लेना। 12th एग्जाम्पल SO3। N की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो S के लिए ये रहा, S के लिए सेंट्रल एटम में वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 प्लस, देखो इनमें से कुछ है क्या FCl Br I और H 5 स्पीसीज है, उनमें से कुछ है क्या, नहीं है, नहीं है तो आगे चलो। यहाँ पर क्या लिख दोगे 0, और चार्ज है क्या, नहीं है, तो उसके लिए भी 0 लिख रहे हैं अपने, /2 3, और 3 होता है sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन। SO3 और SO2 में दोनों में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिलता है मेरे को sp2 टाइप का। क्लियर। उसके बाद देखते हैं अपने, मैं इनको रफ करता हूँ, और ये जो चार्ज वाले एग्जाम्पल हैं इनको अपने सभी को एक साथ करेंगे। थोड़ा सा आपने फॉर्मूला यही रहेगा, तरीका यही रहेगा, अब आपने सिर्फ चार्ज और ऐड करना है, उसको कैसे ऐड करेंगे वो देखो। देखो 14th एग्जाम्पल करवाता हूँ मैं, CO3 - 2।
स्टार्टिंग वैसे रहेगी, सिर्फ आपने यहाँ पर क्या करना है, चार्ज ऐड करना है। वो कैसे करोगे उसका तरीका थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। तो देखो N इज, और यहाँ पर सेंट्रल एटम है कार्बन। कार्बन के लिए वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन मिलते हैं 4+। इनमें से कुछ है क्या, FCl, Br, और H नहीं है तो 0 लगा दो। अब आपने क्या करना है, देखो यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो मैंने 2 साइन लिखे हुए हैं, प्लस और माइनस। अब ये 2 साइन मैंने क्यों नोट किए हैं, क्योंकि जो आयंस होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज आयन भी होते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी आयन होते हैं। तो ये देखो, ये नेगेटिवली चार्ज आयन है, ये भी नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिवली चार्ज आयन है, ये भी नेगेटिवली चार्ज हैं और ये भी नेगेटिवली चार्ज हैं। तो जहाँ पर नेगेटिव होगा और जहाँ पर पॉजिटिव होगा उसके लिए अपने क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो एग्जाम्पल लिया अपने CO3-2, चार्ज की वैल्यू कितनी है, -2। क्या है, -2। जब चार्ज माइनस में होता है और अपने उसको फॉर्मूले में अगर अपने नोट करेंगे तो नोट कैसे करेंगे, उसको साइन चेंज कर देंगे अपने, बस इतना ही ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर -2 चार्ज है, क्या चार्ज है, -2। तो जब मैं चार्ज को यहाँ पर लिखूँगा तो मैं किस में लिखूँगा, +2 करके लिखूँगा, अपॉन में 2, 6 आ गया, 6 की वैल्यू 3 और 3 का sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन। तो CO3-2 होता है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp2। उसके बाद 15th एग्जाम्पल देखो, क्या है, NO3। ये सारे करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। क्या करना है, थोड़ा सा अलग से काम करना है, और वो क्या है कि अगर चार्ज प्लस में दिया हुआ है तो फॉर्मूले में जब अपने नोट करेंगे तो उसको माइनस में लिखेंगे, और अगर चार्ज माइनस में दिया हुआ है तो फॉर्मूले में जब अपने नोट करेंगे तो अपने उसको किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। बस इतनी बात ध्यान रखनी है, बाकी सारा कुछ वैसा का वैसा चलता है। NO3- N कैलकुलेट करेंगे। N के लिए जो सेंट्रल एटम अगर N लिया हुआ हो तो उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन मिलते हैं मेरे को 5+। इनमें से कुछ है क्या, 5 स्पीसीज में नहीं है, ऑक्सीजन है, तो इसके लिए क्या लगा देंगे, 0। अब यहाँ पे चार्ज किस में दिया हुआ है, माइनस में। किस में दिया हुआ चार्ज, माइनस, और माइनस का कितना, माइनस का 1 दिया हुआ है। तो जब मैं इस फॉर्मूले में नोट करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, प्लस का 1 अपॉन में 2, और वैल्यू मिली मेरे को 5 + 1 6, और 6 की क्या आंसर आया 3, और ये भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2। आगे देखो 16th एग्जाम्पल, ये है NH4 पॉजिटिव, अमोनियम आयन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, इसका नेम क्या होता है, अमोनियम आयन। तो इसके लिए N कैलकुलेट करो। N कैलकुलेट करो तो यहाँ पर 5 तो आ ही जाएगा, क्योंकि सेंट्रल एटम कौन सा है, N, और यहाँ पे भी क्या था, N। अब आपको यहाँ पर देखो, इनमें से स्पीसीज है क्या, बिल्कुल है। क्या है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, 4। प्लस में क्या लिख दोगे आप, 4। प्लस में चार्ज किसका है, प्लस का। जब चार्ज प्लस का होता है तो जब अपने फॉर्मूले में जो वैल्यू नोट करेंगे वो किस में नोट करेंगे, वो नोट करेंगे अपने माइनस में। बस इतनी बात ध्यान रखनी, -1 अपॉन में 2, आंसर मिला 5 + 4 9, -1 8/2 4, और 4 जब आता है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3 टाइप का। उसके बाद 17th एग्जाम्पल देखो, 17th एग्जाम्पल मिलता है मेरे को PO3 -3, सॉरी ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, फास्फेट आयन होता है। ये कौन सा आयन होता है, फास्फेट आयन। अब देखो यहाँ पर N कैलकुलेट करते हैं, और P जो होता है उसके लिए आप बताओ कि भाई सेंट्रल एटम P है और उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट रहेंगे, उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे 5। कितने रहेंगे, 5। और अब देखो आगे कुछ है क्या, इनमें से नहीं है, 0 लगा दो। 0 लगाते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो यहाँ पर चार्ज कितना है, -3। जब चार्ज -3 होता है तो अपने फॉर्मूले में कैसे नोट करेंगे, फॉर्मूले में नोट करेंगे अपने +3 के फॉर्म में। कैसे नोट करेंगे, +3 अपॉन में 2, 8 आ गया, आंसर 4। तो sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई चार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर चार्ज वाली स्पीसीज हो, मतलब कोई आयंस दिए हों और उसमें अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना पड़े तब अपने कैसे नोट करते हैं कि चार्ज को उल्टा रिवर्स में लिखते हैं। अगर चार्ज पॉजिटिव में है फॉर्मूले में नोट करेंगे नेगेटिव में, और अगर चार्ज नेगेटिव में है फॉर्मूले में नोट करेंगे पॉजिटिव में। ये बात मैंने आपको कई बार बता दी है। अब देखो और आगे देख लो,
Cl4 नेगेटिव, इसमें किसका कैलकुलेट करना है, I में। अब इसमें आपको कितनी बातें ध्यान रखनी है, एक अलग से बात ध्यान रखनी है, वही ध्यान रखनी है कि I जो है उसके सिर्फ और सिर्फ अपने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन ही कैलकुलेट करेंगे, I को इसके साथ कैलकुलेट मत करना बस। N7 होता है I का, प्लस में 4 क्या है अपने पास क्लोरीन, और प्लस में 1 क्या है चार्ज। चार्ज कितना था, -1 था, और फॉर्मूले में अपने क्या लिखेंगे, प्लस का 1 लिखेंगे, अपॉन में 2, ये हो गया 12, और आंसर मिला मेरे को 6। जब आंसर मिलता है तो sp3d2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन मेरे को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट और लास्ट SO4-2, ये होता है सल्फेट आयन। कौन सा आयन होता है, सल्फेट आयन। इसके लिए कैलकुलेट करो, N = देखो S जो होता है उसके सेंट्रल एटम अगर इसको माने अपने, और इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने नोट करेंगे अपने, इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 + 0। 0 क्यों लिखा, क्योंकि इनमें से कुछ नहीं है तो अपने क्या नोट कर दिया 0, और -2 है, -2 है तो इसको अपने कैसे लिख देंगे, +2 करके लिख देंगे, अपॉन में 2। आंसर मिला मेरे को 4 मिलता है, तो ये होता है sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, और इस फॉर्मूले से आपकी बुक में जो आपको एग्जाम्पल जितने भी मिलेंगे, आप ये मानो कि लगभग 99% एग्जाम्पल इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। कुछ 2-4 एग्जेप्शन होते हैं, वो बाद में जब अपनी ऑफलाइन क्लासेज लगेंगी तब उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।